बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो है फिजिक्स फर्स्ट ईयर की न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज़ की और चैप्टर नंबर 9। सही, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एजुकेशनल अपडेट्स मेरे चैनल पे मिल जाएगी, नोट्स पीडीएफ में हार्ड कॉपी में मेरे चैनल से आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर नीचे आ रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लें। सही, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैप्टर 9, सबसे पहले फार्मूला समरी आपको पता होना चाहिए। आपके सामने मैंने सारे फार्मूले लिखे हैं चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। सही, तो कैपेसिटेंस के दो फार्मूले हैं। जब एयर की बिटवीन होगी तो ये फार्मूला होगा, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो ये फार्मूला होगा। सही है, चार्ज किसी भी बैटरी से रिलेटेड आएगा, ये वाला फार्मूला होगा, जिसमें ये स्मॉल टी में लिखना नहीं, आप भूल गया टाइम, और जो कैपिटल टी है वो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस आर सी के बराबर है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने सबकी लिख दी है। पैरेलल कैपेसिटेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी वन प्लस सी टू, यह डिपेंड करता है जितने रेजिस्टेंस उससे आगे सी जाता है। इस तरह सीरीज में ये, फिर एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। सही है, तो ये इन शॉर्ट फार्मूला समरी थी इस चैप्टर की सारी। चैप्टर के सवालों पे आ जाते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 1। अब सवाल देखो क्या बोल रहा है। The capacitance of air-filled parallel plate capacitor is 1.3 picofarad. If the separation between the plate is double and the wax insert between them, the new capacitance is 2.6. Find the dielectric constant. तो आपको जब एयर फिल्ड है तो कैपेसिटेंस दे रहा है, जब डाइलेक्ट्रिक है तब कैपेसिटेंस दे रहा है। फिर बता रहा है जब कैपेसिटेंस से इस कैपेसिटर्स के बीच में जो वैक्स भरा है तो जो डिस्टेंस हो गया है वो डबल हो गया, मतलब जो डी डैश हो चुका है वो 2D हो चुका है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर फाइंड करना है। तो देखो डेटा क्या बना और कैसा बना। सबसे पहले देखो आपको सी दे रहा है 1.3 पी फेराड पिको। सही है, सी डैश आपको दे रहा है। इसमें कन्वर्जन की कोई नीड नहीं है, इस वजह से मैं पिको को नहीं हटा रहा, वरना 10 की पावर 12 लगानी पड़ती पिको की जगह। डिस्टेंस हमें डी ही दे रहा है, लेकिन जब डी डैश डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डिस्टेंस को डी डैश से लिखते हैं, ये हमें बता रहा है ट्वाइस ऑफ डी है। हमें बोल रहा है ई आर को फाइंड करके दो। सवाल में जब फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और अगर मैं सी डैश के फॉर्मूले की बात करूंगा तो सी डैश का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी डैश। सही, तो दोनों के फॉर्मूले मैंने लिखे। सी की वैल्यू मुझे सिर्फ पता है 1.3, ना ए पता है, ना एप्सिलॉन नॉट पता है, ना डी पता है, इसको एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पर सी डैश की वैल्यू पता है 2.6, ए नहीं पता, एप्सिलॉन नॉट नहीं पता, डी डैश की वैल्यू मुझे पता नहीं है। पता है भाई डी डैश की वैल्यू 2D। सही, यहाँ से ये 2 डिवाइड में दूसरी तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर पीछे बचा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। अब यहाँ पर एक चीज नोट करो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर मैं इन तीन चीज़ों को देखूं तो यही तीन चीज़ें पीछे नज़र आ रही थी जब मैंने सॉल्व किया था, और ये तीन चीज़ें जो हैं बराबर है 1.3 के। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 2.6 को 2 से तो 5.2। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये पूरे की जगह मैं लिख दूंगा 1.3। आई बात समझ, तो जो वैल्यू मेरे को पता थी ए एप्सिलॉन नॉट डी 1.3, तो मैंने इसकी जगह लिखा। आगे मेरे पास आ रहा है ई आर, मैंने एज इट इज रखा। 1.3 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ई आर की वैल्यू इसको डिवाइड करके आंसर आ रहा है 4। ई आर का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए 4 के साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। ये आपका आंसर आ गया। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। सवाल थोड़े इजी हैं, एक दो सवाल ही थोड़े से मुश्किल है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ये लॉजिकल बहुत ज़्यादा है। डेटा, सवाल में क्या बोल रहा है, 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो वोल्टेज दे रहा है। उसके बाद फिगर में हमें जिस तरह बता रहा है चीज़ें हम उस तरह फिगर में लेंगे।
तो अगर देखो तो C1 की वैल्यू मुझे नज़र आ रही है 2 माइक्रोफैराड। फिर मुझे यहाँ पर Q3 और यहाँ पर Q2, तो Q2 की C2 की वैल्यू नज़र आ रही है 3 माइक्रोफैराड। फिर C3 की वैल्यू 5 नज़र आ रही है। ये बुक में भी डायग्राम बनी हुई है ये तीन चीज़ें मुझे दे रहा है। बैटरी का वोल्टेज दे रहा है, सही। इसके अलावा मुझे और सवाल में कुछ नहीं दे रहा। बोल रहा है कि फाइंड द चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। तो सबके बीच के जो चार्जेस Q1, Q2, Q3 निकालने। फिर सबके पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल रहा है V1, V2, V3, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें पूछ रहा है तो सॉल्व करेंगे। जब कभी भी डायग्राम आपको दी जाए तो डायग्राम आपने एनालाइज करनी होती है कि सीरीज में है, पैरेलल में, या मिक्स है। तो हमारे पास जो डायग्राम है वो मिक्स कैटेगरी के कि कुछ जगह सीरीज है, कुछ जगह पैरेलल है। तो हम एक साथ पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप इन दो कैपेसिटेंस की बात करो तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। जब बैटरी का कनेक्शन दोनों को सेपरेटली मिल रहा हो, इस सूरत में कैपेसिटेंस पैरेलल होते हैं। तो मुझे ये नज़र आ गया कि मेरा कैपेसिटेंस 2 एंड कैपेसिटेंस 3 इन पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है C2 + C3। इसको मैं CA से नाम दे रहा हूँ, सही। तो मुझे C2 और C3 पता है। C2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3। इस सवाल में भी कन्वर्जन की कोई नीड नहीं है, इसलिए मैं कोई कन्वर्जन नहीं कर रहा। तो ये 8 माइक्रोफैराड CA आ गया। जब कभी भी आप डायग्राम वाले सवाल में सॉल्व करोगे, डायग्राम को रीड्रॉ करोगे। तो अब अगर मैं देखूं तो मैंने दो पैरेलल कैपेसिटेंस है उसको सॉल्व करके एक नया कैपेसिटेंस बनाया जिसको CA नाम दिया। वैल्यू मैंने निकाली 8 इसकी। अगर मैं इस देखूं, इससे पीछे ये कैपेसिटेंस नजर आ रहा है C1, ये बना लूंगा। इसके ऊपर लिख दूंगा ये C1 है और बैटरी से कनेक्ट है ये। तो जब भी डायग्राम वाला सवाल होगा इस तरह पहले डायग्राम बनानी पड़ेगी आपको जब भी आप सॉल्व कर लोगे। अब आपको नजर आ गया कि C1 और CA एक के बाद एक लगे हुए हैं। जब ये एक के बाद एक लगे हैं इसका मतलब हो गया कि C1 एंड CA इन सीरीज, ये सीरीज में है। जब ये सीरीज में है इसका मतलब है कि हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा 1/C1 + 1/CA लगेगा। इसके बाद और कोई कैपेसिटेंस कनेक्ट नहीं है। आखिरी कैपेसिटेंस को हमेशा C नाम देना है आपने, सही। तो 1/C। C1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2। CA की वैल्यू आपके पास है 8। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना है या मैन्युअली सॉल्व करना है, आपकी मर्जी है, सही है। तो मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है मोबाइल में, साइंटिफिक में, उससे सॉल्व करूंगा। तो कैलकुलेटर में याद रखो, फ्रैक्शन के लिए या तो आपके कैलकुलेटर में इस तरह से बटन होगा या AB/C होगा। दोनों में से कोई भी हो आप उसको यूज़ करोगे, सही है। अगर AB/C है तो कैलकुलेटर में लिखोगे 1, फिर इस बटन को दबाओगे 2 आ जाएगा, फिर प्लस की साइन 1/8 इस तरह लिखोगे, सही। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ 1/2 + 1/8। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको यूँ देगा 5/8। ऐसे बच्चे जिनके पास AB/C वाला कैलकुलेटर है उनको आंसर इस तरह से कैलकुलेटर देगा, जिसका मतलब होता है 5/8, सही। और जिनके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो वो डायरेक्ट फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे, ऊपर नीचे वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस, फिर वापस वैल्यू लिखेंगे, इक्वल्स दबाएंगे तो उनको अपॉन में ही आंसर नजर आएगा अपने कैलकुलेटर में। हमें C फाइंड करना है तो यहाँ पर आके रेसिप्रोकल करेंगे तो C = 8/5 हो गया। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 8 को 5 से, तो आंसर आ गया C का 1.6 माइक्रोफेराड, सही। अब इस सवाल का तरीका है कि C बोला नहीं था फाइंड करने का, लेकिन ज़रूरी है C फाइंड करना। जब C फाइंड होगा तो आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है Q = CV। याद रखना तीन चीज़ों का रिलेशन है, Q,
सी और वी का रिलेशन किन किन चीज़ों का, क्यू का, सी का और वी का। हर कैपेसिटेंस को सॉल्व करने के लिए ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी आप डायग्राम को सॉल्व भी नहीं करोगे, और हमेशा सॉल्व करने के लिए डायग्राम को रिवर्स में लेके जाएंगे। देख सके, मुझे वी पता था, सी पता चल गया, तो पहले मैंने क्यू निकालना है, फिर उसके बाद इन 1 2 3 पे जाऊंगा। तो क्यू की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, सी की वैल्यू मेरी आई है 1.6, वी की वैल्यू मेरी 100 है, तो क्यू की वैल्यू हो गई 1600 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे जीरो कम लगा है। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। नहीं सही लगा, तो जीरो दो ही है, मैंने एक ज़्यादा लगा दिया, तो ये 160 आ गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। जब एक चीज़ सॉल्व होगी फिर आप डायग्राम पे वापस जाओगे, और यहाँ देखो आपके पास वी भी है, क्यू भी है और सी भी है। ये तीनों चीज़ें जब हैं, फिर आप रिवर्स जाओगे और इसको पहले आइडेंटिफाई करोगे ये लगी हुई है सीरीज में। सही है, जब ये चीज़ सीरीज में होती है तो सीरीज की प्रॉपर्टी आपको पहले बताई हुई है, और याद होनी चाहिए आप लोगों को कि सीरीज के अंदर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड होता है, और चार्ज जो है वो सेम रहता है। ये याद रखना, सीरीज में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, चार्जेस सेम होंगे, ये चीज़ याद रखनी है। और पैरेलल में यही चीज़ रिवर्स है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिख लेते हैं कि सिंस सी डायग्राम में नज़र आ रहा है C1 एंड CA इन सीरीज, सो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा और चार्ज जो है उसका वो सेम रहेगा। जब चार्ज सेम रहेगा इसका मतलब C1 और CA का जो चार्ज होगा वो Q1 और QA होगा, जो बराबर होगा किस चार्ज के, Q के। तो मुझे जब Q पता है 160 है, इसका मतलब Q1 भी मुझे पता चल गया। तो एक चीज़ जो डेटा में थी वो मेरे पास अब आ गई, Q1 की वैल्यू भी 160 आएगी। सही है, तो Q1 आ गया 160। तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि Q1 एक चीज़ मेरी फाइंड हो गई 60 माइक्रो कूलम। जब एक चीज़ सॉल्व हो गई तो फिर अब दूसरे पे आएंगे। ये दोनों बराबर है, ये कैलकुलेटर का जो पार्ट समझाया था ये अब मैं मिटा रहा हूँ। सही, यहाँ पर अब मुझे ये पता है कि CA है, मुझे CA पता है, मुझे VA या QA में से क्या पता है, QA पता है। देखो, मुझे CA की वैल्यू पता है 8 है, मुझे QA की वैल्यू पता है, क्योंकि देखो QA Q1 और Q तीनों की वैल्यू 160 होगी। अब मेरे को QA CA पता है, तो मैं यहाँ से निकालूंगा VA। फॉर्मूला मेरा लगेगा Q इक्वल टू CV, सबके साथ आप लगा दोगे A। QA की वैल्यू 160, CA की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है सवाल में, 8, और VA हमने फाइंड करना है। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में वहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी, 160 डिवाइडेड बाई 8। तो VA की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। वोल्टेज यूनिट होता है वोल्ट का, इसमें माइक्रो नहीं आएगा। एक और चीज़ आ गई, ये डायग्राम भी सॉल्व हो गई। जब ये सॉल्व हो गई तो CA से पीछे ये डायग्राम थी। सही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम को साफ कर लेता हूँ, जो येलो पार्ट और किया था वो थोड़ा मुश्किल करेगा आपको ना समझने में। तो ये दो डायग्राम में देखो तो दोनों चीज़ें पैरेलल है। रीज़न जैसे मैंने पीछे यहाँ इसके लिए दिया था यहाँ पर भी लिखूंगा कि C2 एंड C3 इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। सही है, तो थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ एक मैंने। अब मैंने लिखा है कि C2 C3 इन पैरेलल है, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। इसका मतलब है कि VA मतलब CA
का VA, और जो पीछे डायग्राम में उसमें वहाँ पर V2 और V3। तो ये देखो ना, C2 का वोल्टेज V2 होगा, C3 का वोल्टेज V3 होगा, और जो इनके साथ कनेक्ट था वो VA था। तीनों बराबर होंगे, तीनों की वैल्यू जो होगी वो 20 वोल्ट होगी। तो इसका मतलब V2 और V3 भी मुझे अब पता चल चुका है सवाल में, देख रहे हो। V2 भी पता चल गया, V3 भी पता चल गया। अब बची हुई चीज़ें निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला जो है वो बेसिक है, Q = CV। अगर मैं सबके साथ 2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर साथ साथ चलाऊं, Q3 = C3V3। तो मेरे पास जो जो चीज़ें पता है इनमें से मैं रख के सॉल्व करूंगा। देखो, Q2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे C2 की वैल्यू पता है, सवाल के अंदर डेटा में दी थी C2 की वैल्यू 3 है, और V2 की वैल्यू होगी 20। तो Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 60 माइक्रोकूलम। आ गया Q2 भी। फिर आपके पास बचा Q1, Q3। Q3 निकालना है। C3 की आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है सवाल में, C3 5। V3 की वैल्यू 20, क्योंकि ये V2 और V3 सेम टू सेम होगा। तो 5 2 10, 100। ये हो गया माइक्रोकूलम। Q3 भी आ गया। तो सवाल में देखो, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया। एक चीज़ आ गई, V1। V1 भी देखो मेरे पास निकल गया था यहाँ पर ही। V1 नहीं निकला अभी तक। अभी तक मैंने V1 नहीं निकाला, उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, Q = CV। Q1 C1 और V1 का। तो मुझे इसमें से Q1 की वैल्यू पता है, ये देखो 60 है। मुझे C1 पता है, सवाल में दिया हुआ है 2। V1 रह गया, तो ये मल्टीप्लाई में 60 के बाद आके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू हो गई 30 वोल्ट्स। तो जितनी चीज़ें पूछी थी सारी निकल गई। देखो एक आंसर यहाँ से लाइन से दिखाता हूँ, Q1 एक, Q2, Q3। सही है। V1 ये आ गया। अगर मैं देखूँ तो सवाल में V2 और V3 मेरे पास यहाँ पर आया था। तो ये मेरा सवाल पूरा सॉल्व हुआ। थोड़ा सा बड़ा सवाल ज़रूर है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। सही है। तो इस चैप्टर में सबसे मुश्किल एक सवाल यही था, क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Capacitance is charged through a large non-reactive resistance of a battery, constant voltage. For this arrangement, if the capacitor has capacitance and the resistance, calculate the time taken for the capacitor to receive 90% of final charge। तो सवाल का डेटा देखो, सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस दी है C की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड। फिर आपको रेजिस्टेंस दिया है 1 मेगा ओम्स। यहाँ पर कन्वर्जन ज़रूरी है इस सवाल में, तो माइक्रो को हटाओगे 10⁻⁻6 आता है, मेगा को हटाते हैं 10⁻6 आता है। सही। फिर टाइम टेकन पूछ रहा है। फिर हमें बता रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटेंट टू रिसीव 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज। जो फाइनल चार्ज होता है वो हमारे पे, मैंने देखो पीछे डेटा में मेंशन किया था ये फॉर्मूला, ये रहा। फाइनल चार्ज Q डैश होता है, सही, और चार्ज Q होता है। फॉर्मूला आपके पास ये यूज़ होगा। और आपको जो वैल्यू दे रहा है वो चार्ज से रिलेटेड दे रहा है, कि जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 90% इसके फाइनल चार्ज के बराबर होगा। सही है। तो इस तरह लिखेंगे, तो 90 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंट की वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं। तो 0.9 Q। तो Q की वैल्यू मतलब जो चार्ज है वो 90% इसके फाइनल चार्ज के ऑब्टेन्ड हुआ है, तो ये चीज़ हो गई। सही। तो ये आपका डेटा बन गया। सॉल्यूशन में आऊँगा। सॉल्यूशन में फॉर्मूला है Q = Q0 1 - e⁻टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। सबसे पहले तो कैपिटल टी नहीं पता, कैपिटल टी में फाइंड करूंगा, जिसका फॉर्मूला है RC। आर और सी दोनों चीज़ें मुझे पता है। आर की वैल्यू है 1 मेगा कूलम है, तो 1 एक्सपोनेंट 6। फिर सी की वैल्यू 10 एक्सपोनेंट -6। तो +6 और -6 तो ख़त्म हो जाएगा, या कैलकुलेटर में जब सिंप्लीफाइड करोगे तो 10 देगा आंसर। सही है। कैपिटल टी आ गया। अब मुझे बाकी चीज़ें रखनी है। और ये ई है ना, कैलकुलेटर में सॉल्व होता है, इसलिए इसको कुछ भी आपने नहीं छेड़ना अभी।
तो देखो फॉर्मूला वापस लिख लेता हूँ, सॉल्व करने में आसानी होगी। अब वैल्यू पता है मुझे, Q की वैल्यू जो है वो है 0.9 QO, मतलब फाइनल चार्ज। फिर QO फाइनल चार्ज 1 - E - T/10, जो वैल्यू पता है सिर्फ वो रखी। दोनों तरफ से Q डैश का QO कट गया, यहाँ बचा 0.9, 1 - E - T/10। यहाँ पर ये E माइनस वाली वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, 0.9 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो E⁻T/10, 1 - 0.9, इन दोनों को आपने माइनस करना है तो 0.1 आई थिंक आएगा, सही। तो माइनस कर देता हूँ, 1 - 0.9, तो ये आ गया 0.1, सही। अब जब आपको ई के पावर में कोई चीज़ सॉल्व करनी है तो यहाँ पर आप स्टेप करोगे एक्स्ट्रा, जिसमें आप लोगे एल एन ऑन बोथ साइड, मतलब लॉग वाली चीज़। तो यहाँ पर दोनों तरफ एल एन लगाएंगे, इधर भी एल एन लगेगा, इक्वल्स टू के बाद भी एल एन लगेगा। E⁻−T/10 या 0.1। इस ln लगाने का बेनिफिट क्या है कि जो ln के साथ पावर वाली वैल्यू होती है वो पावर शुरू में आ जाती है। -T/10 शुरू में आ गया, आगे आपके पास सिर्फ ln e बच गया, और यहाँ पर ln 10, 0.1। अब हमें t को मालूम करना है तो सारी चीज़ें हटाएंगे, देखो t को छोड़ के मैं बाकी चीज़ें सब हटा रहा हूँ। 10 डिवाइड में दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, 10 ln 0.1, ln e डिवाइड में आ जाएगा, ln e माइनस इस तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो माइनस होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेपरेट किया। अब ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में लिखोगे, डिपेंड करता है आपके कैलकुलेटर का वर्जन क्या है। आपके कैलकुलेटर में आपको ये ई का बटन जो है वो ऑन का बटन है, उसी की लाइन में आप देखो आपको एल एन का बटन नज़र आएगा कैलकुलेटर में। मोस्टली कैलकुलेटर में ऑन के बटन की लाइन में ही आपको नज़र आता है। और कैलकुलेटर में जिसमें आप ई पुट करते हो, कुछ कैलकुलेटर एल एन ई रखने से आंसर देते हैं, याद रखो। कुछ कैलकुलेटर में एल एन ई के बाद आपने 1 लिखना होता है, क्योंकि वो पावर का 1 होता है, सही। तो ये देख लेना कौन से वर्जन का कैलकुलेटर है आपका, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर अपने पास कैलकुलेटर में करके देख रहा हूँ कि 10, फिर एल एन ई, और ई एल एन के ऊपर है। जब ई लगाओगे तो ई शिफ्ट दबा के आएगा, सही है। तो याद रखना इस सवाल के अंदर सॉल्यूशन को तरीके से करना है। तो इस पूरी वैल्यू को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, ये आंसर आएगा 23.02। टाइम का यूनिट सेकंड, सही है। पूरा काम कैलकुलेटर में आ गया, सॉल्व हो गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इजी सवाल बच गए इस चैप्टर के। सवाल में बोल रहा है व्हाट इज कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड एनर्जी 10 kW इंटू आवर, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वाट। ई फाइंड करने को बोल रहा है आपको। पावर दे रहा है, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी को इसमें आपने किससे ले, ओ सॉरी, कैपेसिटेंस पूछ रहा है, एनर्जी दे रहा है 10 kW आवर, 10 kW आवर। फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 1000 वोल्ट्स। तो ये तीन चीज़ें दे रहा है। इस सवाल में सिर्फ ये है कि एनर्जी की वैल्यू kW आवर में दी है, तो किलो हटाने के लिए मल्टीप्लाई 1000, और आवर ऊपर लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। जब इस पूरे को आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आंसर आपके पास 3.6, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आपके पास एक्सपोनेंट 7 में इस तरह आंसर आ जाएगा, सही है। ये वॉट में बचेगा। अब सिर्फ आपने कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करना है, सिंपल। एक फार्मूला भी बहुत आसान है इसका, E = 1/2 CV²। तो देखो आपको E की वैल्यू निकालनी है, 1/2 रखा। C की वैल्यू आपके पास क्या है मालूम करनी है इसमें, तो आपने यहाँ पर C पहले एज इट इज़ लिख दिया। V की वैल्यू आपकी 1000 है, और E की वैल्यू आपको पता है, तो E की जगह आपने वैल्यू लिख दी कि 3.6 एक्सपोनेंट 7। सारी चीज़ें हटाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, 1000 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर बची आपके पास C। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे तो 3.6 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1000,
इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आ गया 72,000। अच्छा, यहाँ पर v के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आएगा। जब स्क्वायर होगा फिर सॉल्व करने पे सिर्फ 72 आंसर आएगा, तो बुक का आंसर 72 फैराड दिया, तो इसलिए आ गया सही। ये हमारा आंसर हो गया। एक और करते क्वेश्चन नंबर, ये भी इजी है। डेटा अ 20 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस दे रहा है पहले 20 माइक्रोफेराड, फिर एक और कैपेसिटेंस दे रहा है, तो पहले को C1 पे ले लो, दूसरे को C2 पे ले लो, 40 माइक्रोफेराड, कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट। विद पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। सही, और ये दोनों में बता रहा है कि किस तरह है, पैरेलल शेप में है। तो सबसे पहले सवाल में स्टार्ट में आपने क्या करना है, दो पैरेलल कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 + C2। तो नाम हो जाएगा C1 + C2 इज इक्वल टू C, पहले C आ जाएगा, C1 की वैल्यू आपके पास 20, इसकी वैल्यू 40, तो C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेराड, ये C आ गया। देन आपके पास फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल टू 1/2 CV²। आपको सारी चीज़ें पता है, C आपने निकाला 60 आया, V आपको बताया गया था 300, इस पे आ जाएगा स्क्वायर। इस पूरे को आपने सिंप्लीफाइड कर लेना है, तो ये हो जाएगा 300 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि 60 को 2 से डिवाइड करूंगा 30 आ रहा है, तो ये आ रहा है 27000000। सही है, यहाँ पर आंसर 0.27 दे रहा है। क्यों दे रहा है, ये आंसर में कन्वर्जन मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा जो आंसर आया वो माइक्रो जूल्स आया है। मैंने यहाँ कन्वर्जन अगर नहीं की होगी तो यहाँ आंसर माइक्रो में आएगा, और जब माइक्रो को हटाना हो तो यहाँ पर 27000000 इसके साथ आ जाएगा 10⁻⁻⁻⁻⁶। सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ क्या है, 2.0 था, मैंने 20 लिख दिया, तो एक ज़ीरो हटा दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा एक ज़ीरो का डिफरेंस आ रहा था वो मेरा पूरा हो गया। हर जगह से एक ज़ीरो को रिमूव कर, तो यहाँ से भी एक एक ज़ीरो हट जाएगा। तो ये अब 10⁻, जब -6 आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.27। आप चाहो तो ये माइक्रो फैराड में भी, अब माइक्रो एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, तो माइक्रो जूल्स में भी छोड़ सकते थे। बुक वाला आंसर जूल्स में है तो जूल्स में लिख दो, वरना माइक्रो में आंसर आ सकता है इसका। सही। क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैं डेटा समझाता हूँ, आपने खुद सॉल्व करना है। सवाल में आपको बोला 12 वोल्ट बैटरी है, कैपेसिटेंस इतना है, और हाउ मच एनर्जी स्टोर। देखो वोल्टेज दे रहा है 12 वोल्ट, आपको कैपेसिटेंस दे रहा है 54 माइक्रोकूलम, आपको एनर्जी पूछ रहा है। तो जब वोल्टेज और कैपेसिटेंस दिया जाता है, क्योंकि पीछे फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर चार्ज दे रहे हैं ना, कैपेसिटेंस होता फैराड में होता, तो पीछे फार्मूला ये क्या था, 1/2 CV², जब C और V होता था। इस बार आपके पास CV नहीं है, तो फार्मूला आपके पास दूसरा वाले लगेगा 1/2 QV। तो Q और V दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें रख के सिर्फ सिंप्लीफाइड करोगे। सही। अगर चाहो तो आप यहाँ पर माइक्रो हटाना चाहो तो माइक्रो यहाँ पर हटाओगे तो 10⁻⁻⁶ यहाँ पर आएगा, और चाहो तो इसको आखिर में जाके फॉर्मूले में भी रिमूव कर सकते हो, दोनों ही तरीके से बेहतर है। सही। तो यहाँ पर आके चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल आपके एंड हो जाते हैं, जितने भी सवाल थे सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं।